Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which nation did Manpreet Monica Singh became the first female Sikh judge? And correct answer is US. Next question was, Reserve Bank of India lends money through repo operation by keeping government securities as collateral too, and correct answer is commercial banks. So without wasting any time, let's see what is in the news. So the first news here is talking about Neela Kurunjani Sanctuary that is stays on paper. It's been 16 years जब से इसको सैंक्शन किया गया है और आज तक इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है. सो पहली बात, हमें आर्टिकल से क्या क्या पढ़ना है. पहले तो आर्टिकल का क्रक्स हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दैट नीला कुरुंजनी और नीलगिरी हिल्स के बारे में भी हमें जानना होगा. देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जब हम अक्टूबर 6 2006 की बात करते हैं तो उस समय के जो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे रहे थे, उन्होंने 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था वो नीला कुरुंजनी सेंचुरी के लिए अलॉट किया था. ठीक है, लेकिन आज की डेट में भी ये जो सेंचुरी है ये सिर्फ पेपर पर ही रह गई है और ये अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है. बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको अलॉट करने का सबसे बड़ा कारण था नीला कुरुंजनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. अगर हम बात करें तो नीला कुरुंजनी को अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 3rd कैटेगरी में भी यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है. सो देखिए पॉइंट क्या आता है. सबसे पहले नीला कुरुंजनी, जैसा नाम से समझ आ रहा है, नीला विच मीन्स ब्लू और कुरुंजनी का मतलब यहाँ पर होता है फ्लावर. सो नीले फ्लावर्स की यहाँ पर बात की जा रही है. जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये लाइट ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, थोड़ा सा पर्पल कलर यहाँ पर लिए होते हैं और इन्हीं फ्लावर्स की वजह से जो नीलगिरी माउंटेन है उसका नाम नीलगिरी पड़ा हुआ है. ठीक है, सो ये एक तरीके की श्रब होती हैं, छोटे छोटे श्रब्स जैसे होते हैं जो कि बेसिकली शोला फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इनको शेवरॉय हिल्स जो कि हमारी ईस्टर्न घाट्स में आती हैं वहाँ पर भी देखा गया है. अनामलाई हिल्स, अगाली हिल्स केरला और सांदुलू हिल्स कर्नाटका में भी देखा गया है. अगर हम बात करें तो देखिए इनकी जो हाइट है वो लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर की होती है और ये 1300 से लेके 2400 मीटर के एल्टीट्यूड पर हमारे लिए देखने को मिलते हैं. हालांकि इनमें कोई खास स्मेल नहीं होती, ना ही कोई इनका मेडिसिनल वैल्यू होता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, नीला कुरुंजनी फैमिली के कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं ये ब्लू कलर के जो 12 साल में एक बार ही ब्लूम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लांट होते हैं जो कि वेस्टर्न घाट में ग्रो करते हैं और दुनिया के किसी भी और जगह पर हमें ये देखने के लिए नहीं मिलते. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनका नाम जो कुरुंजनी है फ्लावर, तमिल लिटरेचर में यहाँ पर इनको बोला जाता है प्रेम, सौहार्द को ये दर्शाता है ये नाम. साथ ही आप याद रखेंगे यहाँ पर एक ट्राइब है जिसका नाम है पलियान ट्राइब. सो पलियान एक ट्राइब होती है जो तमिलनाडु में रहती है और वो इस फ्लावर को यूज़ करती है एज अ एज कैलकुलेटर. ठीक है, तो इस जैसे ये 12 साल में एक बार फ्लावर आ जाता है तो इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी एज को 12 साल यहाँ पर हो चुके हैं. चलिए, इसी के अलावा अगर हम नीलगिरी के बारे में बात करें तो हालांकि हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स का पार्ट होता है जो कि हमें दोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है. ठीक है, अगर हम बात करें तो नीलगिरी एक ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड है ऑन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. सो के की टी आप यहाँ पर याद रखेंगे. इनका जो नाम है वो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये नीले फ्लावर्स यहाँ पर जो होते हैं नीला कुरुंजनी, उनका नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है नीलगिरी हिल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, अर्ज किया है कि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है, उसके पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जितने भी आज की डेट में डैमेजेस हुए हैं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ उठाकर डिक्लेयर कर देती हैं विदाउट टेकिंग द EIA असेसमेंट. रिजल्ट क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत सारे चीज़ें हमें एनवायरनमेंट को नुकसान देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं.
और इसके लिए एग्जाम्पल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु की कंडीशन बताई, जहां 2022 की बारिश ने सिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से जब एनवायरनमेंट असेसमेंट्स यहाँ पर नहीं किए गए और उल्टे सीधे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसकी वजह से जो कंडीशन हुई वो सबको पता है, सभी उससे विटनेस्ड हैं कि बेंगलुरु में बाढ़ जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हाई टाइम है पॉलिसी मेकर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए, इनफैक्ट सेंटर के लिए, कि वो इस तरीके के नोट्स लेकर आए और इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी मेजरमेंट हैं वो आपको यहाँ पर लेना ज़रूरी है। साथ ही आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना भी ज़रूरी है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेदर इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको यहाँ पर डैमेज कर रहा है। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है। तो देखिए, क्या आपको इतना ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, यहाँ पर हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाती हैं EIA की स्टेजेस। देखिए, EIA की बहुत सारी स्टेजेस हो जाती हैं जब हम एनवायरनमेंट असेसमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज तो हमें देखने के लिए मिलती है विच इज़ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक फर्स्ट स्टेज होती है EIA की, जो डिटरमाइन करती है कि वेदर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, एक किसी प्रोजेक्ट को देखिए रिक्वायर्ड है EIA का असेसमेंट या नहीं, ठीक है, और अगर रिक्वायर्ड है भी तो वो कितना ज़रूरी है। दूसरा हो जाता है स्कोपिंग। सो स्कोपिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए। साथ ही ये स्टेज ये भी डिफाइन करती है कि जो भी स्टडी की जा रही है, जो भी असेसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, वो सब यहाँ तय किया जाता है। वैसे ही थर्ड स्टेज हमें देखने मिल जाती है जिसका नाम है इम्पैक्ट एनालिसिस। इसी तरह एक थर्ड स्टेज जिसका नाम है इम्पैक्ट एनालिसिस हमें देखने के लिए मिल जाती है। इम्पैक्ट एनालिसिस EIA की वो स्टेज है जो डिफाइन करती है और प्रिडिक्ट करती है कि एनवायरनमेंट या सोशल इम्पैक्ट किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के क्या होंगे, उसको इवेल्युएट करती है और उसके सिग्निफिकेंस जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बताती है। फोर्थ स्टेज इज मिटिगेशन। ठीक है, देखिए मैं ये जो स्टेजेस आपको बता रही हूँ, चाहे आप स्टेट सर्विसेज की बात करें और स्पेशली अगर हम बात करें MPPSC की, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक पूरा चैप्टर है जिसमें ये पूरी स्टेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिटिगेशन यहाँ पर बात करता है, जो बताता है क्या एक्शन हमें लेना ज़रूरी है, जो पोटेंशियल या एडवर्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिलेंगे उससे रिलेटेड क्या यहाँ पर एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग। अगर हम रिपोर्टिंग की यहाँ पर बात करें तो ये स्टेज प्रेजेंट होती है द रिजल्ट ऑफ EIA। एक रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है, डिसीजंस यहाँ पे ले लिए जाते हैं कि जो भी अभी तक आपने देखा, स्कोपिंग, इम्पैक्ट, मिटिगेशन, उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर आता है वो इस रिपोर्ट में हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट इज पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग जब EIA अपनी रिपोर्ट बना लेती है तो पब्लिक और एनवायरमेंटलिस्ट जो ग्रुप होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड साइट के आसपास रह रहे होते हैं, ऐसी इंटरेस्टेड पार्टीज से ये मिलते हैं, इनको इन्फॉर्म करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ये पब्लिक हियरिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ EIA। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे इफेक्टिवनेस ली गई है, जो भी रिपोर्ट बना दी गई है, पब्लिक हियरिंग जो हो चुकी है, इन सब के बाद EIA अपनी रिपोर्ट को रिव्यू करता है और नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है वेदर द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, कैसे अप्रूव किया जाना चाहिए या इसमें और भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और लास्ट स्टेज हमारी आ जाती है दैट इज PM इज द पोस्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, ये तब आती है जब कोई भी प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया जाता है। ये चेक करता है कि जो भी EIA ने अपनी रिपोर्ट में असेसमेंट दिए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स EIA ने तय किए हैं, क्या उनके हिसाब से काम किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये इतनी कुछ बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो अगर आप भी अपनी तैयारियों को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये दो छोटे छोटे से आर्टिकल हैं। देखिए आपको पता है जब
हम 15 तारीख की न्यूज़ की बात करते हैं तो कोई खास एडिटोरियल्स हमारे पास नहीं आते। इनफैक्ट आज के पेपर में जो एडिटोरियल है वो अगेन जोशीमठ से रिलेटेड है और जोशीमठ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आज मैंने कोई भी एडिटोरियल यहाँ पर नहीं डाला है। साथ ही आपको पता होगा जब हम 16 जनवरी की बात करते हैं तो मकर संक्रांति के अगले दिन द हिंदू भी यहाँ पर नहीं आता। तो लिमिटेड टॉपिक है आज हमारे पास और उनको ही हम यहाँ डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज से दो बहुत अच्छे आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आए हैं जिसमें जा रहा है कि एंशियंट डीएनए ट्रेसेस माइग्रेशन हिस्ट्री ऑफ जाइंट टॉर्टोइज। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक स्टडी की गई है जिससे ये बताया जा रहा है कि जो एंशियंट हमारे जाइंट टॉर्टोइज होते हैं वो ह्यूमन के आने के भी पहले यहाँ पर आ चुके थे। ठीक है, सो ये जो जाइंट टॉर्टोइज थे ये वेस्टर्न इंडियन ओशन को डोमिनेट करते थे, इस पूरे इकोसिस्टम में ये यहाँ पर रहते थे। तो जो भी एंशियंट डीएनए यहाँ पर रिसर्चर्स को मिले हैं उससे ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये जो एनिमल है ये माइग्रेट किया है अफ्रीका से टू कॉलोनीज जैसे मेडागास्कर और फिर उसके बाद बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स में ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग यहाँ पर की गई है, जो टॉर्टोइस के स्पेसिमेन हमारे पास थे 1262 एंड 1069 ईयर्स पुराने, उनको देखकर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो हमारे जाइंट टॉर्टोइस हैं इनका ओरिजिनेशन अफ्रीका से हुआ है, वो भी लेट इओसीन या ओलिगोसीन पीरियड के टाइम पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, आप इसको याद रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट देखिए अभी आपको याद होगा कि एशियन टॉर्टोइस 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जाइंट टॉर्टोइस की इनको रिलीज किया गया था इन द प्रोटेक्टिव एरियाज ऑफ नागालैंड के इतांकी नेशनल पार्क में। ठीक है, सो देखिए अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये यूजुअली हमें बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी जगहों पर देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं इनकी अगर हम डाइट की बात करें तो दे ईट बैम्बू शूट्स, ट्यूबर्स और जितनी भी जूसी वेजिटेबल्स होती हैं उनको ये खाते हैं। और कुछ इनमें से इन्वर्टिब्रेट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स और फ्रॉग का कंजम्पशन भी ये यहाँ पर करते हैं। अगर हम इनके थ्रेड की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा थ्रेड है इनके लिए इनको ह्यूमन की वजह से। ठीक है, ह्यूमन इनको पकड़ लेते हैं। दूसरा कंजम्पशन। तीसरा अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोले जैसे कंस्ट्रक्शन, स्लैश एंड बर्न की एक्टिविटीज़, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, है ना, और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का पार्ट है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 के अंदर इनको रखा गया है। वही अगर हम साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 2 में ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इंतांकी नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में था तो आप याद रखेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने इसे 1923 में बनाया था और अगर इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो ये नागालैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टोंगा इरप्शन के बारे में बताया गया है। टोंगा इरप्शन की जब अपन बात करते हैं तो देखिए जनवरी 2022 का वो टाइम था जब एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने के लिए मिला था जिसका नाम था टोंगा इरप्शन। एक रिसेंट स्टडी की गई है और उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है सेस्मिक डाटा के थ्रू कि ये जो इरप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल सेंट हेलेना इरप्शन के जैसा था। देखिए टोंगा इरप्शन इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम 30 सालों की बात करें तो 30 सालों में कोई ऐसा इरप्शन जो कि लार्जेस्ट एक्सप्लोजिव नेचर में था और इतना ड्रामेटिक था कि उसने पूरी दुनिया का जो भी टेम्परेचर था उसको हेड टू टू चेंज कर दिया था, तो वो टोंगा इरप्शन ही था। देखिए इसका इम्पैक्ट इतना डिवास्टेटिंग था कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ह्यूज लेवल पर यहाँ पर पंप हो गई थी। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ से इसकी वजह से इंक्रीज हो गया था और फॉगी कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल गई थी। सो ये जो इरप्शन था इट वाज इक्विवेलेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 5.8। सो ये इस छोटे से आर्टिकल की इतनी सी जानकारी है। आपको पता होना चाहिए वॉल्केनोस क्या होते हैं, ठीक है, अंडर सीज वॉल्केनो क्या होते हैं। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम अंडर सीज वॉल्केनो की बात करें, ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन
जो कि ओशन के अंदर या ओशन सरफेस के आसपास होते हैं, इनको हम अंडर सी वॉल्केनो बोलते हैं। चलिए, तो आर्टिकल में इतना ही। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इंडिया श्रीलंका के बीच में थर्ड ओडीआई में इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर से यहाँ पर अपनी विक्ट्री दर्ज की है। ओडीआई की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि इतना बड़े नंबर का कोई रन या मार्जिन यहाँ पर सेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। एंड फर्स्ट न्यूज इज, Prime Minister Shri Narendra Modi had greeted people across the nation on the occasion of harvest festival, which is Makar Sankranti, Bhogi, Lohri and Pongal. The festival celebrate the hard work and enterprise of millions of farmers across the country. When we talk about Makar Sankranti, it denotes the entry of sun into the zodiac sign of Makara, which is Capricorn, and it travels on its celestial path. The day marked the onset of summer and the 6-month auspicious period for Hindu known as Uttarayan, the northward movement of the sun. Next in cool is the first of its kind initiative in Kerala, a constitution literacy campaign jointly organized by Kollam District Panchayat District Planning Committee and the Kerala Institute of Local Administration. The aim is to declare Kollam as the first totally constitution literate district. Next, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi announces the Arogya Maitri project. Under this project, India will provide essential medicine supplies to any developing country that is affected by natural disaster or humanitarian crisis. Next, every year on 15th January, Indian Army Day is celebrated to remember sacrifice of our soldiers to protect India and its citizens. The day is also celebrated to commemorate the moment when Lieutenant General K.M. Cariappa took over from Francis Butcher as the first Commander-in-Chief of Indian Army on 15th January 1949. Next is, for the first time in India, the Food Safety and Standard Authority of India has formulated identity standard for basmati rice through Food Safety and Standards First Amendment Regulation 2023. And last in current oriented one-liners is the Indian Coast Guard ship Kamla Devi, the fifth and last vessel in the series of fast patrol vessels, was commissioned in Kolkata, West Bengal. So it's a quiz time, and first question is, every year Army Day is celebrated on which date? And next question is, Arogya Maitri project is associated with? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.